आज का जो विषय है यानी कब्ज के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो विषय है यानी कब्ज के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी वयस्कों में होने वाली कब्ज, उसके कारण, उसकी परिभाषा, उसकी जांचें, उसके सर्जिकल उपाय और बाकी सब कारणों और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और ये समझें कि कब हमें सर्जन को दिखाना होता है। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एंड पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। दोस्तों, परिभाषा कब्ज की कोई विशेष नहीं होती है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि हफ्ते में यदि 3 बार से कम मोशन पास होता है या लैट्रिन लगती है तो हम इसे कब्ज कहते हैं। परंतु व्यवहारिक भाषा में कब्ज का मतलब टाइट स्टूल लगना, लैट्रिन टाइट लगना या बहुत ज़्यादा गांठें निकलना या बिल्कुल नहीं लगना, उसको हम कई प्रकार से कब्ज की श्रेणी में लाते हैं। तो हम कब्ज कब कहें और कब उसे कब्ज माने, इसके लिए एक ब्रिसल स्टूल चार्ट हमारे विजुअल्स में भी दिखाया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये ब्रिसल स्टूल चार्ट जो होता है उसको देख करके और आप मल, अपने जो त्यागे गए मल है उसको अगर आप उससे मिलान करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कब्ज है या दस्त लग रहे हैं या आंतों में इन्फेक्शन है या आपका लैट्रिन नॉर्मल आ रहा है। ब्रिसल स्टूल चार्ट में 7 प्रकार के टाइप दिए गए हैं। टाइप 1 और 2 प्रकार के जो स्टूल हैं, टाइप 1 और 2 को हम कब्ज की श्रेणी में रखते हैं, यानी इस प्रकार का जो स्टूल पास होगा वो कब्ज कहलाएगा। और टाइप 3 और 4 इसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर टाइप 3 और 4 प्रकार का अगर आपके मल आता है तो वो नॉर्मल है। टाइप 4 के बाद में टाइप 5 जो होता है वो मल इस प्रकार का होता है जिसमें फाइबर्स की कमी होती है। और टाइप 6 जिसमें आंतों में इन्फेक्शन होती है। और टाइप 7 आंतों में इन्फेक्शन की वजह से होने वाले दस्त को टाइप 7 बोला गया है। तो आप ब्रिसल स्टूल चार्ट देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आंतों में किस प्रकार की बीमारी है और आपको कब्ज है या नहीं है। अब रही बात इसके कारणों की, तो विभिन्न प्रकार के कारण आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन हम जो है सर्जिकल कारण जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्जिकल कारणों में होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम, यानी कि कब्ज जिसमें रेक्टम की बनावट में मिस्टेक होती है या आंतों के अंदर कोई दिक्कत होती है, उसको हम ओडीएस बोलते हैं। ओडीएस यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम। कारणों के अंदर कई सर्जिकल कारण होते हैं, जैसे गुदाद्वार की कई बीमारियां जैसे फिशर, पाइल्स, फिस्टुला या गुदाद्वार का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी आंत में भी लेफ्ट साइड की जो आंत होती है बड़ी, उसके अंदर अगर कैंसर है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन करके ही पेशेंट आता है। और अब हम ये जानेंगे कि इनके कब ऐसी चीज़ हो कि आप सर्जन के पास जाएं। यदि आपको लैट्रिन के साथ में खून आता है या लैट्रिन आने से पहले खून आता है या आपको थकान रहने लगी है या आपको डाइट अच्छी लेने के बावजूद भी वज़न कम हो रहा है या आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है या 14 दिन से ज़्यादा अगर आपको कब्ज़ रह रही है और आप विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी ले चुके हैं और कब्ज़ ठीक नहीं हो रही है, तो आपको सर्जन को दिखाना होता है। इसके अलावा कब्ज़ 2 प्रकार की, क्लिनिकली 2 प्रकार की मानी गई है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशन यानी कि अचानक होने वाली स्थिति, आंतों में अचानक कोई रुकावट आ जाती है तो उसमें एक्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वो अचानक होने वाली दिक्कत, उससे हमें पेट दर्द और पेट में आफरा आना भी हो सकता है। उसके लिए तो हमें सर्जन को तुरंत दिखाना होता है, यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है और ऐसे में तुरंत हमें सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर जाना चाहिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रह रही है और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें ओपीडी के अंदर, सर्जिकल ओपीडी में दिखाना चाहिए, सर्जन से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी डाइट है और फिजियोथेरेपी है जिसमें हमें सर्जन को दिखा करके दवाई लेनी होती है। कॉन्स्टिपेशन की जो जांचें होती हैं उनके अंदर रूटीन ब्लड जांचों के अलावा विटामिन B12, D3 और इसके अलावा जो सर्जन जो होता है वो चेकअप करता है, उसको बोलते हैं PR पर रेक्टल एग्जामिनेशन।
इसके अलावा पर रेक्टल प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा एक कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, इसके अलावा MRI होती है जिसे डिफिकोग्राफी भी बोलते हैं, MR डिफिकोग्राफी होती है। इसके अलावा आप ओकल्ट स्टूल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लेटरिन में अगर कोई माइक्रो खून आ रहा है, बहुत बारीक मात्रा आ रही है खून की, वो भी चेक की जा सकती है। इसके अलावा हम CT स्कैन है, इसके अलावा डिफिकोग्राफी है, इसके अलावा सोनोग्राफी है, एक्सरे हैं, और भी कई प्रकार की जांचें होती है जो सर्जन सिम्टम देख करके प्रिस्क्राइब करते हैं। निदान के अंदर दवाइयाँ, डाइट और फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी के अंदर पेरिनियल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम जो नीचे बैठने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उकड़ू बैठते हैं जैसे हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं पैरों के बल, और इसके अलावा वज्रासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब सर्जिकल की बात करेंगे तो एक बायो फीडबैक थेरेपी होती है। बायो फीडबैक थेरेपी के अंदर एक प्रोब होता है, उसे लेटरिन के रास्ते में रेक्टम में डाला जाता है और मॉनिटर पे उसकी तरंगे देखी जाती है। उसके अंदर तरंगे देख करके फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो रेक्टम की मसल्स होती है उसकी कोई वीकनेस है तो उसके बारे में फिजियोथेरेपी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टार थेरेपी होती है, STARR। स्टार का मतलब होता है स्टेपल्ड ट्रांस एनल रेक्टल रिसेक्शन, यानी कि जो रेक्टम का मलाशय का खराब पार्ट है जो उसको निकाल करके, और एक स्टेपलर डिवाइस होती है उसके द्वारा उस खराब पार्ट को निकाल के अच्छे पार्ट को आपस में स्टेपलिंग लाइन यानी कि सूचर कर दिया जाता है। ये बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन है, लेकिन ये सब एक्सपर्ट सर्जन द्वारा ही किया जा सकता है, आमतौर पर ये और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब हम जो कारण और निदान के बारे में जानकारी ली है, तो हमें सर्जन को कब दिखाना चाहिए इसके बारे में आपने जान लिया। अब आपको अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप स्वयं के मल को चेक करके ब्रिसल स्टूल चार्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की बीमारी है। और आपको जो क्राइटेरिया बताए हैं मैंने, उन क्राइटेरिया के माध्यम से आप संपर्क करें सर्जन से, और सर्जन ये डिसाइड करेगा कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए या दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये सब समझ में आता है और अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे अच्छे वीडियोस और उनके बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।